ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी का क्या मतलब होता है? तो जो स्थिर आवेश होते हैं, तो ऐसे आवेश जो स्थिर अवस्था में है, ठीक है, जिनमें मोशन नहीं है, जिनमें गति नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? स्थिर आवेश। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब ये जो आवेश है, स्थिर आवेश जो हैं, ये आते कहां से हैं? तो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि यदि दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो उनके मध्य क्या होता है? घर्षण होता है। और घर्षण ऊर्जा के कारण एक वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जैसे दो वस्तुओं को रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये परमाणु क्या हो जाएगा? यहां पे धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो जो आवेश उत्पन्न होते हैं ये किस वजह से उत्पन्न होते हैं? तो किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण। ठीक है, कि यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में असमानता होगी, किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में यदि असमानता होगी तो वो परमाणु में क्या आ जाएंगे? आवेश आ जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी तो उस परमाणु पे धन आवेश आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बढ़ जाएगी, है ना, कोई परमाणु यहां पे है मान लीजिए, और वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा वहां पे? ठीक है, समझ में आया? तो यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो परमाणु क्या हो जाएगा? धनावेशित। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो परमाणु क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये धन आवेशित हो जाएगा और ये ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस तरह से जो आवेश हैं वो अस्तित्व में आते हैं। कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर। तो वो परमाणु विद्युतीय रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। क्योंकि प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश किस पे होता है? तो दोनों पे आवेश बराबर होते हैं, एक पे धन है दूसरे पे ऋण है। आई बात समझ में? तो यदि दोनों की संख्या बराबर है तो कुल आवेश हो गए शून्य, एक दूसरे को काट देंगे, तो वो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होगा? वहां पे उदासीन हो जाएगा। तो वो जो परमाणु है वो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो इतना समझ में आया सबको? ठीक। अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं कि जो यदि बोलेगा आवेश कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो आवेश कैसे उत्पन्न किए जाते हैं? घर्षण के द्वारा। आवेश कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो जैसे बोलेगा कि जो सिल्क होता है, सिल्क पर यदि हम कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो उनपे क्या हो जाएंगे? यहां पे आवेश आ जाएंगे। तो सिल्क पर कैसे आवेश आएंगे? ऋण आवेश। और कांच की छड़ पे कैसे आएंगे? धन आवेश, है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसी तरह से एबोनाइट होता है, एबोनाइट की जो छड़ होती है इसको हम बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे, कैट पर बोलते हैं इसको, बिल्ली की खाल, इस पे रगड़ेंगे तो एबोनाइट पे ऋण और बिल्ली की खाल पे क्या आएंगे? धन आवेश आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आवेश है यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। या ऊनी कपड़ा पहन के हम ऐसे, है ना, किसी प्लास्टिक की चेयर पर बैठ के ऐसे दो चार बार हिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? फिर वहां पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो आवेश कैसे होते हैं? यहाँ पे स्थिर आवेश होते हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो आवेश कैसे होते हैं? स्थिर आवेश होते हैं। ठीक है, इनमें गति नहीं होती है, इनमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता है। तो इन आवेशों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे स्थिर आवेश कहते हैं। तो इतना क्लियर है सबको? इतना समझ में आया सबको? ठीक।
अब इसके बाद में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है इसका प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो जो कैपेसिटर होता है संधारित्र, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, एक्सरे मशीन में भी उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसके सिद्धांत का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो रूल है, नियम है, वो किसका होता है, कूलॉम्ब का होता है। उसके पहले यहां पे देखेंगे, यदि कोई आवेश स्थिर रहता है, स्थिर आवेश है, तो उसके चारों तरफ कैसा रहता है, केवल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, है ना, याद रखिएगा। स्थिर आवेश के चारों तरफ क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा, केवल विद्युत क्षेत्र रहेगा। और यदि कोई आवेश गतिमान है, गतिशील है, तो गतिमान या गतिशील आवेश के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी रहता है। तो गतिमान आवेश के चारों तरफ विद्युत आवेश के साथ साथ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको जो है वो यहां पे याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको यहां पे याद रखना है। तो इतना सबको समझ में आ गया है ना। चलिए, अब यहां पे देखेंगे कूलम्ब्स का लॉ होता है ना। कूलम्ब का क्या होता है, स्थिर वैद्युतीय बल का नियम, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बोलते हैं। तो कूलम्ब का स्थिर वैद्युतीय बल का नियम, तो ये नियम आपको याद रखना है। तो कूलम्ब्स का स्थिर वैद्युतीय बल का क्या नियम होता है, तो कूलम्ब का स्थिर वैद्युतीय बल का क्या नियम होता है। हम्म, तो कूलम्ब ने क्या बताया था कि यदि इस प्रकार से ये दो आवेश हैं, एक आवेश है यहाँ पे Q1 और दूसरा क्या है Q2, और इनके बीच की दूरी है d, तो यदि ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान है, समान सजातीय बोलेंगे, जैसे दोनों धन आवेश हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि एक धन है और दूसरा क्या है, तो ये दोनों क्या करेंगे। तो कूलम्ब ने बताया कि सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल, और विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो कूलम्ब ने हमको बताया कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा बताया कि दो आवेशों के मध्य जो ये बल कार्य करते हैं, दो आवेशों के मध्य जो ये बल कार्य करते हैं, ये बल होता कितना है, इस बल का परिमाण कितना होता है। तो ये बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो दोनों आवेशों के मध्य जो है इतना बल कार्य करेगा। ठीक, अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एक नियतांक। अब ये नियतांक का मान यदि हम एसआई इकाई में रखते हैं, तो एसआई इकाई में इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर। तो अब ये स्थिरांक हमने एसआई इकाई में रखा है, इसलिए बल का मात्रक भी एसआई इकाई में रहेंगे, यहाँ पे न्यूटन। तो यहां पे देखेंगे इन दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है वो इतने न्यूटन का बल यहां पे कार्य करता है। आई बात समझ में। अब यहां पर ये तो हमको समझ में आ गया कि जो बल कार्य करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। आवेशों के मध्य की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के, तो आवेशों का परिमाण किस में लेना है आपको, कूलाम में, दूरी को किस में लेना है आपको, मीटर में, एसआई यूनिट में लेना है। अभी जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन आर है, इसको क्या बोलते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो आप, निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो इसको बोलते हैं हम निरपेक्ष
विद्युतशीलता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम की क्या होती है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। ठीक है, इसका जो मान होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर होता है। दूसरा जो एप्सिलॉन आर है, इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक, कहीं पे लिखा होता है सापेक्ष या कहीं लिखा होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या होती है, इकाई विहीन होती है। तो इसकी जो है कोई इकाई नहीं होती है, ये कैसी होती है, यहाँ पे इकाई विहीन होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसकी कोई इकाई नहीं है और ये कैसी है, यहाँ पे इकाई विहीन है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसकी कोई इकाई नहीं है और ये क्या है, यहाँ पे इकाई विहीन है। ठीक, अब इसके बाद में जो परमिटिविटी है, इसका जो मान होता है अलग अलग माध्यम के लिए, इसका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम के लिए इस परमिटिविटी का जो मान है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे अलग अलग रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो मान है वो वायु के लिए कितना होता है, तो वायु के लिए 1 होता है, निर्वात के लिए भी इसका मान 1 होता है, धातु के लिए इसका मान कितना होता है, यहाँ पे अनंत होता है। तो धातु के लिए जो इसका मान है वो कितना रहेगा, यहाँ पे अनंत इसका मान यहाँ पे रहेगा। तो अलग अलग माध्यम के लिए जो ये परमिटिविटी है, इसका मान भी क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग रहेगा। तो इतना समझ में आया सबको। ठीक, तो अब इसके बाद में कूलम्ब को ये बताना था कि भैया एक कूलम्ब का आवेश किसको बोलेंगे। तो एक कूलम्ब का आवेश किसको बोलते हैं, यदि दो समान आवेश, ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान आवेश हैं। ठीक है, एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कहां पे रखे हैं, वायु के माध्यम में रखे हैं या निर्वात के माध्यम में रखे हैं। ठीक है, तो वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यदि इसका मान 1 रख देंगे ना, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये कितनी आती है, इतनी आती है। तो यहां पे बताया कि यदि दो आवेश समान हैं, वायु या निर्वात के माध्यम में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे को इतने बल से क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, तो वे कितने कूलाम्ब के आवेश कहलाएंगे, 1 कूलाम्ब के आवेश आएंगे। तो यदि बोलेगा कि 1 कूलाम्ब के आवेश किसको बोलते हैं, 1 कूलाम्ब के आवेश किसको बोलते हैं, तो दो आवेश यदि वायु या निर्वात के माध्यम में एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी रखे हैं और एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो वे आवेश किसके समतुल्य होंगे, 1 कूलाम्ब के आवेश के समतुल्य होंगे। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको पूछ सकता है कि 1 कूलाम्ब के आवेश किसको कहा जाता है, तो याद रहेगा 1 कूलाम्ब का आवेश किसको कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक, अब यहां पे ये जो परमिटिविटी है इसका मतलब होता क्या है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो यहां पे देखेंगे कि ये दोनों आवेश कहां रखे हैं, है ना, किसी माध्यम में रखे हैं।
इन दोनों आवेशों के मध्य क्या है, यहाँ पे माध्यम है। तो परमिटिविटी क्या होती है, माध्यम का वह गुण है। परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान को प्रभावित करता है, उस माध्यम की क्या कहलाता है, वो परमिटिविटी, विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है। तो यदि यहां पे देखेंगे कि यदि परमिटिविटी ज्यादा होगी तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो यदि माध्यम की परमिटिविटी ज्यादा होती है तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या होता है, वहां पे कम हो जाता है। तो माध्यम की परमिटिविटी का मान बढ़ने पर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि माध्यम की परमिटिविटी यदि कम होगी तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा वहां पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद में तो समझ में आया, परमिटिविटी यदि कम होगी तो बल बढ़ जाएगा और परमिटिविटी ज्यादा होगी तो बल कम हो जाएगा। अब जो है किसी भी माध्यम की स्वयं की जो परमिटिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो किसी भी माध्यम की स्वयं की परमिटिविटी क्या कहलाती है, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है। और माध्यम की, कोई भी माध्यम है, उस माध्यम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से। तो उस किसी भी माध्यम की जो स्वयं की परमिटिविटी है क्या कहलाती है, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और उस एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किससे दर्शाया जाता है, एप्सिलॉन से। ठीक है। यदि बोलेगा कि वायु की परमिटिविटी, जो वायु की कौन सी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यदि बोलेगा वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किससे दर्शाते हैं, तो ये किसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है। तो यहां पे किसी भी माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, तो माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है, माध्यम की रिलेटिव यानी आपेक्षिक। तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसको निकालने के लिए माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता लोगे यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी लोगे, जिसको हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, और इसको वायु की निरपेक्ष से भाग दे दो, विद्युतशीलता से भाग दे दो। तो इसको भाग दे दीजिए यहां पे। ठीक है। तो ये सूत्र बन गया आपके पास में, है ना। तो इसी सूत्र से यदि हम वायु की क्या निकालेंगे, अपेक्षिक, तो माध्यम भी वायु है, तुलना भी वायु से करेंगे तो कितना आता है, एक। तो वायु की और निर्वात की कितनी होती है, एक होती है। तो इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी माध्यम की हमको क्या निकालनी है, आपेक्षिक निकालनी है। तो माध्यम की निरपेक्ष को किससे भाग देंगे, ठीक है। और माध्यम की निरपेक्ष क्या हो जाएगी, वायु की निरपेक्ष, और क्या हो जाएगी, वायु की आपेक्षिक हो जाएगी। इतना समझ में आया। तो ये सूत्र आपको बन गया। ये इकाई विहीन होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसकी इकाई क्या होती है, फैरेड प्रति मीटर, और इसकी इकाई भी क्या होती है, फैरेड प्रति मीटर, इसकी इकाई यहां पे होती है। ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं आगे, कि ये हो गई आपकी परमिटिविटी। तो परमिटिविटी के बाद में यदि आपको क्वेश्चन यहां पे पूछता है
कि जैसे हमने ये पढ़ा सूत्र इसका, ठीक, तो ये इसका सूत्र है। अब यहां पे ये क्या है, एप्सिलॉन आर, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने पढ़ा कि ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं हम, समझ में आया? तो इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन। तो ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष, ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष है। तो माध्यम की निरपेक्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 F, और ये क्या होगा, डी स्क्वायर। ये इसकी जगह चले जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई नियतांक होता है, तो इसकी जगह अनुक्रमानुपाती लगा देंगे। तो ये कूलाम्ब होता है, ये भी कूलाम्ब होता है, तो कूलाम्ब का क्या होगा, स्क्वायर, कूलाम्ब गुणित कूलाम्ब, है ना, इनकी इकाई कूलाम्ब होती है। कूलाम्ब का वर्ग, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन, इसकी इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी किसका मात्रक बन जाएगा, जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, ठीक। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का ये दूसरा मात्रक है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, समझ में आ गया? तो कूलाम्ब का स्क्वायर बट्टा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये इसका कौन सा मात्रक है, तो ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ये इसका कौन सा मात्रक है, तो ये इसका यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक है। तो इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि दो आवेश हैं ये, और उन दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को, ठीक है, 1 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर कर देंगे, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो पहले दूरी कितनी थी, 1 मीटर, तो बल दूरी के साथ में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। यदि पहले दूरी कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, 1 का वर्ग रखेंगे, तो बल कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, ठीक है। यदि दूरी को हम कितना कर दे रहे हैं, 4 मीटर कर दे रहे हैं, तो 4 रखोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले 1 न्यूटन था, अब 1/16 न्यूटन होगा, तो पहले से कितना गुना कम हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यदि दो आवेश हैं, आवेशों के बीच की दूरी को हम 1 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर कर देते हैं, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है, तो वर्ग में कम होता है। तो वर्ग में कम होगा तो कितना गुना कम हो जाएगा, 16 गुना जो बल का मान है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इतना क्लियर है सबको, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं उसको देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं क्या होती, ठीक। तो हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, तो जैसे कोई आवेश है, तो इस आवेश से क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो किसी भी आवेश से क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो उस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है।
तो किसी भी आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं जाती हैं वो उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं दूसरी तरह से कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर यदि हम दूसरे आवेश को रखते हैं तो वो क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है। तो वो क्या कहलाता है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं ये आवेश से निकलती हैं। तो कौन से आवेश से निकलती हैं? ये धन आवेश से निकलती हैं। तो याद रखना है, विद्युत बल रेखाएं कौन से आवेश से निकलती हैं? धन आवेश से निकलती हैं। और आवेश की सतह के क्या होती हैं? ये लंबवत होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेश की सतह के साथ कैसी रहेंगी? लंबवत रहेंगी। धन आवेश से तो निकलेंगी लेकिन जाएंगी कहां? तो ऋण आवेश में क्या करती हैं? ये प्रवेश करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश में से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ये बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो जैसे चुंबक की बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वैसे ही विद्युत बल रेखाएं भी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि यदि ये धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी, ठीक, और इन दोनों आवेशों के मध्य यहां पे हम क्या रख देंगे? कोई माध्यम रख देंगे। तो माध्यम का यहाँ पे क्या होगा? परमाणु होगा। तो परमाणु में क्या होता है? धन आवेशित प्रोटॉन और ऋण आवेशित क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये विद्युत बल रेखा क्या करेगी? माध्यम के जो परमाणु होंगे उस पर क्या करेगी? एक तनाव डालेगी। और तनाव डाल के ये जो धन है ये इसके ऋण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और धन को प्रतिकर्षित करेगा। ये धन को आकर्षित करेगा और ऋण को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु में जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और जो इसका नाभिक है वो दूसरी जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इस पे आवेश इस तरह से वितरित हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? ध्रुवीकृत हो गया, पोलराइज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं? इनके बीच में जो भी माध्यम आता है उस माध्यम के परमाणु पर क्या डालती हैं? एक स्थिर वैद्युतीय तनाव डालती हैं। और उस तनाव के कारण जो माध्यम का परमाणु है वो क्या होता है? ध्रुवीकृत हो जाता है। ठीक है, तो माध्यम का जो परमाणु है वो ध्रुवीकृत हो गया है। इतना समझ में आया? तो माध्यम का परमाणु क्या हो गया है? ध्रुवीकृत यहां पे हो गया। ठीक है, अब यदि ये जो बल रेखाएं हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी क्षमता ज्यादा है, तो इतना ज्यादा बल डालेंगी कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर आ जाएगा और माध्यम क्या होगा? वहां पे पंचर हो जाएगा। तो यदि विद्युत क्षेत्र में हम किसी कुचालक पदार्थ को रखते हैं तो क्या हो सकता है? वो पंचर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे ये विद्युत बल रेखाएं जो हैं इस प्रकार से धन आवेश से ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं। तो हम देखेंगे कि इन बल रेखाओं में क्या प्रवृत्ति होती है। तो ये बल रेखाएं जो हैं अपनी लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं? ऐसा सिकुड़ रही है। तो ये बताता है कि सिकुड़ रही है मतलब ये आवेश एक दूसरे की तरफ आएंगे तो धन और ऋण आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये अपनी लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। ठीक है, और अनुदैर्ध्य यहाँ पे हमने ये क्या है? लैटरल, ये क्या है? त्रिज्यीय है, लैटरल है, ये ऐसे क्या होती हैं? फैलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से फैल रही हैं और लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। विद्युत बल रेखाएं जिस माध्यम से जा रही हैं उस माध्यम में जो परमिटिविटी होती है वो इस विद्युत बल रेखा के प्रवाह का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि जो धातु होती है, धातु यानी मेटल होते हैं, तो मेटल की हमने पढ़ी अभी परमिटिविटी कितनी होती है? अनंत होती है।
तो धातु से विद्युतीय बल रेखाएं पास नहीं हो सकती। धातु के अंदर से विद्युतीय बल रेखाएं जो है वो पास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, विद्युतीय बल रेखाओं के प्रवाह का, ठीक है। तो विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं वो धातुओं के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। तो ये याद रहेगा कि विद्युतीय बल रेखाएं कहां से होकर नहीं गुजरती हैं, तो धातुओं के अंदर से होकर ये नहीं गुजरती हैं। तो इतना ये सब विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं आए, क्वेश्चन आ भी सकता है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, अच्छा उसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने से पहले आप ये देखिए कि जैसे ये एक होता है विद्युत स्थिर वैद्युतीय प्रेरण, बोलेंगे स्थिर वैद्युतीय प्रेरण, यानी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये क्या बताता है कि जैसे कि यहां पे इस प्रकार से दो पिंड रखे हुए हैं, एक पिंड यहां पे है ये ए, और ये कैसा है, आवेशित पिंड है, और दूसरा पिंड है बी, और ये कैसा है, अनावेशित पिंड है। तो ये जो आवेशित पिंड है, मान लो इसके ऊपर में यहां पे ऐसा ऋण आवेश है, तो जब किसी अनावेशित पिंड के समीप हम इस आवेशित पिंड को लाते हैं, तो ये जो आवेशित पिंड होता, अनावेशित पिंड होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से अनावेशित पिंड पे जो ये आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, इस उत्पन्न होने की जो घटना है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो ये अनावेशित पिंड है, इस पर कितने आवेश उत्पन्न होंगे, तो जितने यहां ऋण आवेश हैं उतने यहां पे धन आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यदि ऋण है तो वो धन आवेश उत्पन्न करेगा, और यदि धन होगा तो वो क्या करेगा, तो हमेशा उत्पन्न आवेशों की संख्या उत्पन्न किए जाने वाले आवेशों की संख्या से क्या होगी, बराबर होगी, और ध्रुवता क्या होगी, विपरीत होगी। तो जितने धन यहां उत्पन्न हो रहे हैं ना, उतने ही ऋण क्या होंगे, यहां पे उत्पन्न हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। अब ये पिंड यहीं रखा हुआ है, और इसको यदि हम भूमि से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, तो ये जो ऋण आवेश हैं, ये ऋण आवेश कहां चले जाएंगे, भूमि में चले जाएंगे। तो अब ये वाला जो पिंड है, ये पिंड क्या हो जाएगा, धन आवेशित पिंड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो आवेश हैं वो यहां पे उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब आवेशों को यदि हमको हटाना है ना, यदि आपको बोलता है कि आवेश तो कहीं पे भी उत्पन्न होगा ऐसा, है ना, तो आवेश किस वजह से उत्पन्न होगा, यहाँ पे स्थिर वैद्युतीय प्रेरण के द्वारा। तो आवेश कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सकते हैं, एक तो घर्षण के द्वारा, और दूसरा स्थिर वैद्युतीय प्रेरण के द्वारा भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि आवेश हैं, जैसे कि मान लो आप ट्रांसफॉर्मर पे गए काम करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर को शट डाउन कर दिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मर की जो कॉइल है उसमें क्या होंगे, आवेश रहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चालक है वहां पे, ठीक है। तो आप जैसे ही टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, उसको डिस्चार्ज करना। तो एक वो होता है अर्थ वायर, तो उससे क्या करते हैं, पहले उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद में फिर क्या करते हैं, हम उसमें कार्य करते हैं। समझ में आया। तो जब हम ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद पे फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर में कार्य करते हैं। क्लियर है सबको। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो ये आवेश हैं, यदि हमारी बॉडी से प्रवाहित होते हैं तो हमको क्या लगता है, वहां पे विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक वहां पे लगता है, ठीक है। तो ये स्थिर वैद्युतीय आवेश यहां पे होते हैं। तो ये बॉडी क्या हो गई, हमारी धन आवेशित हो गई। यदि बोलता है कि जो विद्युत फ्लक्स होती है, विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को हम साई से दर्शाते हैं, और विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होती है, ये आवेश के बराबर होती है। फैन वो कूलर ऑन करते हैं, कूलर
विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होती है? तो ये भी याद रखना है। ऐसे पूछ दिया कि विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होती है, ऑप्शन दे दिया आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसके बराबर होती है? आवेश के बराबर होती है। विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो जो इकाई आवेश की है, तो आवेश की इकाई क्या है? तो वही इकाई किसकी होगी? विद्युत फ्लक्स की होगी। ठीक है। दूसरा, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं और विद्युत आवेश में अंतर होता है। विद्युत बल रेखाएं किसके बराबर होती हैं? तो ये आवेश बटा क्या होती है? परमिटिविटी होती है। अब आवेश की इकाई क्या है? कूलॉम। ठीक। परमिटिविटी क्या है? फैरेड प्रति मीटर, तो मीटर ऊपर आ जाएगा। तो यदि बोलेगा कि विद्युत बल रेखा की इकाई क्या होगी, तो कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर और बटा क्या हो जाएगा? फैरेड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इतना समझ में आया? इसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और इसको हम किससे दर्शाते हैं? यहाँ पे ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की जो सामर्थ्य है, इसको हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उस दिन भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वोल्ट प्रति मीटर। याद है? आगे पढ़ेंगे इसको, आगे बताऊंगा। तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर कितनी वोल्टेज है, तो उसको क्या बोलेंगे? वोल्ट प्रति मीटर बोलेंगे। ठीक। तो इसको, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये इकाई आवेश है, इस आवेश से क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं। तो इसके किसी बिंदु P पर यदि हम इकाई धन आवेश को रख देते हैं, तो इस पर जितना बल कार्य करेगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को रखने पर जितना बल कार्य करता है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है। तो हमको क्या बोला गया कि भाई क्या कार्य करता है? बल किस पे कार्य करता है? प्रति इकाई आवेश पे। तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। आवेश की क्या होती है? कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखेंगे कि भाई ये इकाई धन आवेश है, यहां से क्या निकल रही है? बल रेखाएं। तो अब विद्युत क्षेत्र में हमको क्या लेना है? प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो ये क्या है यहाँ पे? प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल बोल दिए। तो विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, जितनी ज्यादा बल रेखाएं जाएंगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं प्रति इकाई क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो दूसरी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं,
वो उस बिंदु पर किसके बराबर होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसके बराबर होती है? कि जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो बल रेखाओं का भी मैंने बताया क्या लिखते हैं, ठीक है। तो बल रेखाएं गुजर रही हैं कहां से? प्रति इकाई क्षेत्रफल से। तो बल रेखाएं गुजरती हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल से। तो जब इसको हम आगे सरलीकरण करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या है ये? तीव्र, है ना, विद्युत क्षेत्र की क्या है ये? परमिटिविटी। तो यदि माध्यम की जो परमिटिविटी है वो बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? घट जाती है। बात समझ में आ गई? तो जैसे धातु है, धातु है मेटल, तो यदि हम धातु का एक गोला लेंगे और इसको आवेशित कर देंगे तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि धातु के लिए परमिटिविटी क्या है? अनंत है। तो जब धातु की परमिटिविटी अनंत है तो किसी को भी अनंत से भाग दोगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे जब इसी को हम आगे और सरलीकरण करते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में एक रिलेशन आता है। उस रिलेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है किसी भी बिंदु पर वो किसके बराबर होती है? ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्या है? यहाँ पे फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, या इसको एक काम करें, इसको बना लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? Q अपॉन A। तो इसको लिखेंगे D अपॉन एप्सिलॉन। तो D क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू क्या होगा? E। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स घनत्व। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स घनत्व। और इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? तो उस बिंदु पर, ठीक है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर फ्लक्स घनत्व किसके बराबर होता है? तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित माध्यम की विद्युतशीलता के बराबर होता है। ठीक है, तो फ्लक्स घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों कैसी इकाई होती हैं? सदिश राशि होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फ्लक्स घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हैं? दोनों सदिश राशियां होती हैं। ठीक, अब इसकी तीसरी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? ठीक है, तो ऋणात्मक विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो इसको आगे देखेंगे विभव प्रवणता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? उस बिंदु पर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उस बिंदु पर पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता का सूत्र होता है dV बटा dx। तो dV यानी वोल्टेज में परिवर्तन और ये दूरी में परिवर्तन। तो वोल्टेज की इकाई क्या होगी? वोल्ट, और दूरी की इकाई क्या होगी? मीटर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की इकाई दो हो गई हमारे पास में। तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की जो सामर्थ्य होती है इसकी दो इकाई होती हैं, एक है न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है,
ठीक है, तो अब यहां पे देखेंगे, इसके बाद होता है गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय। तो गॉस थ्योरम होती है, गॉस प्रमेय होती है ना, गॉस यानी, तो ये गॉस की प्रमेय क्या बताती है, जैसे कोई ऐसा बंद सतह है, ये सतह क्या है, पूरी बंद है, और इस बंद सतह के अंदर में क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे ऐसा आवेश रखे हैं, कोई धन आवेश है, कोई ऋण आवेश है ना। तो इस तरह से अलग अलग आवेश यहाँ पे रखे हैं, धन आवेश भी रखे हैं और ऋण आवेश भी रखे हैं। तो यदि किसी बंद सतह के अंदर आवेश रखे हुए हैं, तो इसकी सतह से क्या निकलेगी, यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स निकलेगी। क्या निकलेगी, विद्युतीय फ्लक्स। तो यह है विद्युतीय फ्लक्स। तो गॉस प्रमेय बताती है कि किसी बंद सतह के चारों ओर से जो विद्युतीय फ्लक्स निकलती है, ये विद्युतीय फ्लक्स किसके बराबर होती है, तो इस सतह के अंदर जो ये आवेश बंद हैं, है ना, ये जैसे धन आवेश बंद है, ये ऋण आवेश बंद है, फिर ये धन आवेश बंद है यहाँ पे, और फिर ये भी धन आवेश बंद है। तो किसी भी सतह के चारों ओर से, किसी बंद सतह के चारों ओर से कितनी विद्युतीय फ्लक्स निकलेगी, तो वो निर्भर करता है कि इस सतह के अंदर कितने आवेश बंद हैं। तो उन सभी बंद आवेशों का बीजगणितीय योग होती है। किसके बराबर होती है, बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है या प्रमेय दे देगा, बोलेगा किसकी प्रमेय है। तो क्या है प्रमेय, समझ में आया, किसी बंद सतह के चारों ओर कितनी विद्युतीय फ्लक्स निकलेगी, तो उस सतह के अंदर बंद आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो यदि बोल दिया आपको कि इसके अंदर में कोई ऐसा सतह है और उसके अंदर एक आवेश है, मान लो 10 कूलम्ब का, एक आवेश है 8 कूलम्ब का, एक आवेश है 20 कूलम्ब का, तो इससे कुल फ्लक्स कितनी निकलेगी, इस सतह से निकलने वाली कुल फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये 10 कूलम्ब है ना, इसको जोड़ोगे ये -8 कूलम्ब है, इसको जोड़ोगे ये धन 20 कूलम्ब है, तो कितनी फ्लक्स निकलेगी, तो 30 - 8 हो जाएगा। तो कितने कूलम्ब की फ्लक्स निकलेगी, तो निकलने वाली फ्लक्स किसके बराबर होगी, 20 कूलम्ब के बराबर होगी, है ना। फ्लक्स की इकाई भी बताया था क्या होती है, कूलम्ब होती है। आई बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आपको पूछ सकता है। इसके बाद में देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव मैंने एक बार तो आपको बताया है, फिर से दोबारा बता रहा हूं, विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि ये एक आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर से क्या निकल रही है, यहाँ पे विद्युत बल रेखा। तो जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, वो इस आवेश का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो विद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया है कि ये अनंत है और अनंत पे एक इकाई धन आवेश रखा है। इकाई धन आवेश यानी एक कूलम्ब का धन आवेश रखा है। तो अनंत से इस इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इस बिंदु तक लाने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ेगा वो इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, किया गया कार्य। तो किसके द्वारा किया गया कार्य है, ये हमारे द्वारा इकाई के लिए किया गया है, आवेश को लाने के लिए। तो प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य है ये। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लिख देते हैं विभव ना वर्क बटा आवेश। ठीक है,
तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। आवेश की क्या होती है? तो इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? और 1 जूल प्रति कूलम्ब को क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। ये तो पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इस आवेश को यहां तक लेके आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वहां से ज्यादा दूर तक लाना पड़ रहा है ना। और जितना हम इसके पास आते हैं ना, तो इसकी सामर्थ्य क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी धन है वो भी धन है, तो हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए। यदि हम यहाँ पे लाएंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यदि हम यहाँ पे लाएंगे तो हमको और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ पे ज्यादा कार्य है, यहाँ भी ज्यादा कार्य है, यहाँ भी ज्यादा कार्य। तो यदि कार्य ज्यादा होगा तो विभव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे विभव कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे और ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम आवेश के समीप आते हैं तो क्या बढ़ते जाता है? विद्युत विभव बढ़ जाता है। तो यदि बोलेगा कोई आवेशित पिंड है, इस पिंड को आपने आवेशित कर दिया है, तो विद्युत विभव इसके समीप क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे विभव का मान क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो समझ में आया? तो विद्युत विभव किसी आवेशित पिंड के समीप क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं तो विभव का मान घटते जाता है। तो दूरी के अनुसार विभव क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। तो विभव प्रवणता जो अभी हमने पढ़ा था कि विभव प्रवणता, इसको जी से दर्शाया जाता है, और यह होता है विभव में परिवर्तन दूरी के परिवर्तन के अनुसार। तो दूरी के परिवर्तन के अनुसार विभव में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? और इसकी यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर। और हमने पढ़ा कि ये विभव प्रवणता ही किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो विभव प्रवणता ही यदि विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? डीवी बाई डी एक्स, यानी क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इसको बोल दिए वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे वोल्ट प्रति इकाई लंबाई कितनी है। तो जैसे आपको बोल दिया एक चालक तार है ना, और इसको हमने कितना विभवांतर दिया है? 10 वोल्ट, और इसकी लंबाई 5 मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो 10 वोल्ट वोल्टेज है, 5 मीटर लंबाई है, तो 2 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की है ना, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? समझ में आया? वोल्ट प्रति मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त किए? वोल्ट प्रति मीटर में उसको व्यक्त किए कि प्रति इकाई लंबाई पर कितनी वोल्टेज है, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो गणना करना है तो इससे आप गणना करोगे। मैंने क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में शायद कराया है। तो यहां पे यदि हमको विद्युत विभव की गणना करनी है तो उसकी हम गणना कैसे करेंगे? तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए ये एक सूत्र होता है, आवेश बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणित क्या होता है? दूरी। ठीक है, कि जैसे आपको बोला है ना, ये क्या है? आवेश है, ये क्या है? दूरी है, ये क्या है? दूरी है। तो जैसे बोला कि ये कोई एक आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या है r, और इसको हमने आवेश दे दिए हैं। तो किसी गोले को आपने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया है, आवेशित गोला बन गया ये, है ना। तो इस पर विभव का मान कितना होगा? तो इस पे विभव का मान कितना होगा इसकी सतह पे? तो विभव का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आवेश रख दो, कितने आवेश दिए हो? 4 पाई। माध्यम की विद्युतशीलता क्या है? और इसके केंद्र से इसकी सतह की क्या लेंगे? दूरी। तो किसके बराबर हो जाएगी वो? त्रिज्या। तो दूरी की जगह यहाँ क्या रख देंगे? हम त्रिज्या रख देंगे। ठीक है, तो विभव जो है वो किस पर निर्भर करेगा? ये तो नियतांक है, ये दोनों क्या है? नियतांक है ना, ये परिवर्तित नहीं होंगे किसी के लिए। तो यदि ये नियतांक है
तो जो विद्युत विभव है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेश और त्रिज्या। तो यदि दो गोले हैं, दो गोले हैं, एक गोला है जिसकी त्रिज्या है R1, दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या है R2, दोनों को हमने क्या कर दिया है? समान रूप से आवेशित किया है। जितने आवेश इसको दिए हैं उतने ही आवेश इसको भी दिए हैं, तो दोनों पे आवेशों का मान क्या है? बराबर है। तो जब दोनों पे आवेशों का मान बराबर है तो किसका विभव ज्यादा होगा? जिसकी त्रिज्या कम है। ठीक है, तो समान आवेश के लिए किसका विभव ज्यादा होगा? जिसकी त्रिज्या कम हो। त्रिज्या कम होगी तो विभव ज्यादा होगा। तो यदि बोलेगा धातु के दो गोलों को समान रूप से आवेशित किया गया है तो किस पर विभव का मान ज्यादा होगा? जिसकी त्रिज्या कम होगी। आई बात समझ में? दूसरा, विभव का सूत्र याद रखना है कि ये विभव का क्या है? सूत्र है। ठीक है, तो आवेश बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या है? त्रिज्या। अब यदि बोलेगा कि इस आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इस आवेशित गोले की सतह पर, है ना, अंदर तो शून्य रहेगी, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए सूत्र सेम। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, लेकिन त्रिज्या का वर्ग करोगे। त्रिज्या का क्या करोगे? वर्ग करोगे। तो दोनों सूत्र में थोड़ा सा ही अंतर है। ये विभव की गणना करने का सूत्र है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य की गणना करने का सूत्र है। तो बस इसमें वर्ग रहेगा, यहाँ पे वर्ग नहीं रहेगा। आ गई बात समझ में? अब जैसे कि एक होता है विद्युत, और मैंने आपको परमिटिविटी लिखाई है, अलग अलग पदार्थों की परमिटिविटी है ना, वो आपको याद रखनी है। दूसरा यहां पे याद रखना है कि आवेशित गोले पर विभव, तो जैसे कि कोई एक ये गोला है, एक गोला है और इस गोले को क्या कर दिया हमने यहाँ पे? ऐसा आवेशित कर दिया। तो यदि किसी गोले को क्या कर देते हैं हम? इस प्रकार से आवेशित कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमने किसी गोले को क्या कर दिया है? यहाँ पे आवेशित कर दिया है। ठीक, अब ये जो आवेशित गोला है, इस आवेशित गोले के अंदर यदि बोलेगा इसके अंदर में, ठीक है, विद्युत फ्लक्स कितनी होगी, तो इसके अंदर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य। क्योंकि ये जो गोला है कौन सा है? धातु का गोला है। तो धातु का जो गोला है उसकी परमिटिविटी क्या होती है? अनंत। तो इसलिए इसके अंदर विद्युत फ्लक्स क्या होगी? शून्य होगी। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो इसके अंदर विद्युत फ्लक्स शून्य होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? शून्य होगी। या विद्युत बल रेखाएं बोलेगा तो वो भी क्या होंगी? इसके अंदर शून्य होगी। लेकिन इसके अंदर के किसी भी बिंदु पर या इसकी सतह के किसी भी बिंदु पर, है ना, किसी भी स्थान पे विभव का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि आवेशित जो धात्विक गोला होता है उस पे किसका मान समान होता है? विभव का। तो उसके अंदर और बाहर के किसी भी बिंदु पर किसका मान समान रहेगा? विभव का मान समान रहेगा। तो इतना समझ में आया? तो विभव का मान जो है वो समान रहता है। क्लियर है इतना सबको? इसके बाद में हेडिंग डालिए हमने पढ़ा था यहां पे भंजक विभव, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो भंजक विभव या ब्रेकडाउन वोल्टेज का
क्या मतलब होता है। ठीक है, तो भंजक विभव या ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या मतलब होता है। तो जैसे हम देखेंगे कि एक ये क्या है, कुचालक है, और इस कुचालक की इकाई है, और इस कुचालक को यदि हम विभवांतर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, यानी कि इसको हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इस पर क्या होगा, एक तनाव कार्य करेगा, स्थिर वैद्युतीय तनाव। ठीक है, और वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इस वोल्टेज के एक निश्चित मान पर, जैसे मान लो हमने इसको 11,000 वोल्ट दी, तो वोल्टेज के एक निश्चित मान पर यह क्या होगा, पंचर हो जाएगा और इससे धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पर यह पंचर हो गया और इससे धारा प्रवाहित हो गई, उसको क्या बोलेंगे, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कुचालक पदार्थ पंचर हो जाता है और उससे धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, दूसरा यहां पे देखेंगे, एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य। तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, परावैद्युत सामर्थ्य को क्या कैसे परिभाषित इसको करेंगे। तो अभी हमने देखा कि इसको हमने कितना वोल्टेज दिया कुचालक को, 11,000 वोल्ट, तो इससे क्या बहने लग गई, धारा बहने लग गई। लेकिन हो सकता है कि इसको हम यहाँ पे 10,900 वोल्ट देकर रखे हैं और इस वोल्टेज पर इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और इस वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये सहन कर रहा है। ठीक है, तो वह अधिकतम वोल्टेज होती है जिस पर कुचालक की प्रति इकाई मोटाई बिना पंचर हुए सहन कर रही है, उस पर वो पंचर, तो उस अधिकतम वोल्टेज को क्या बोलते हैं, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य। तो ये जो परावैद्युत सामर्थ्य है कितने समय तक मापी जानी चाहिए, तो 1 मिनट तक मापी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा टच किए और हटा लिए तो पंचर नहीं हुआ, उसको लगा के रखना है कम से कम 1 मिनट तक। हाँ, पंचर नहीं हो रहा है 1 मिनट तक, तब सही है। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य को कितने समय तक मापा जाना चाहिए, 1 मिनट तक मापा जाना चाहिए। और परावैद्युत सामर्थ्य को हम किसमें व्यक्त करते हैं, तो किलो वोल्ट प्रति mm में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो अलग अलग पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, अलग अलग होती है, वो मैंने लिखवाई थी। तो वायु की तो एकदम याद रखना है कि वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, शुष्क वायु की, है ना, तो ये वायु की होती है। निर्वात यानी वैक्यूम की कितनी होती है, तो इसकी अनंत होती है। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है, वायु और निर्वात। बाकी मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं आपको, है ना। तो ये जो ब्रेक परावैद्युत सामर्थ्य है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये किस पर निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये किस पर निर्भर करती है, कुचालक की मोटाई। तो कुचालक की मोटाई पर निर्भर करती है, तापक्रम पर निर्भर करती है, और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो इनका मान यदि बढ़ेगा, इनका मान किसी का भी, इसका बढ़े, इसका बढ़े, इसका किसी का भी बढ़ेगा, इनमें से किसी का भी मान यदि बढ़ेगा, तो जो परावैद्युत सामर्थ्य है इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। आर्द्रता बढ़ेगी, परावैद्युत सामर्थ्य घटेगी, तापक्रम बढ़ेगा तो घटेगी, कुचालक की मोटाई बढ़ेगी तो भी परावैद्युत सामर्थ्य घटेगी। आई बात समझ में। इसके बाद में यहां पे देखते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यानी क्या होता है, संधारित्र। तो उसमें हेडिंग डाल लो, कैपेसिटर यानी होता है संधारित्र। तो इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, संधारित्र। तो कैपेसिटर या संधारित्र का मतलब क्या होता है, तो उसको यहाँ पे समझते हैं।
तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि दो चालक प्लेट यहाँ पे लेते हैं और दो चालक प्लेट के मध्य क्या रखते हैं हम यहाँ पे, कुचालक पदार्थ। तो दो चालक प्लेट के मध्य कुचालक पदार्थ रख के क्या बनाते हैं हम यहाँ पे, संधारित्र बनाते हैं। तो इस कुचालक पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर की प्लेट पर जब हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, इसको आवेशित करते हैं, तो इसकी प्लेटों के मध्य क्या मिलता है, विभवांतर। तो यहाँ पे जो इसकी प्लेट पर आवेश होते हैं, वो प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो कैपेसिटर पे जो आवेश होते हैं वो आवेश किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। आई बात समझ में। तो जो कैपेसिटर है एक उपकरण है, एक युक्ति है, कैसे बनाई गई है, दो चालक प्लेटों के मध्य कुचालक पदार्थ को रखकर बनाया गया। ठीक है। और कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस, यानी संधारित्र की क्या होती है, धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो संधारित्र के द्वारा आवेशों को संचित करने, आवेशों को स्टोर करने का जो उसका गुण है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी धारिता बोलते हैं। तो कैपेसिटर की धारिता का मतलब क्या है, वो कितने आवेश को संचित करेगा, है ना, वो उसकी धारिता। जितना ज्यादा आवेश संचित करेगा, जितना ज्यादा आवेश स्टोर करेगा, उतनी धारिता उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये धारिता होती है, कैपेसिटर की प्लेट पर जो आवेश होते हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्लेटों के मध्य विभवांतर के। तो इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब खोलते हैं तो क्या मिलता है कि नियतांक, उस नियतांक को C से दर्शाते हैं और इस नियतांक को ही क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो ये नियतांक ये क्या कहलाती है, कैपेसिटर की, संधारित्र की धारिता या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाती है। तो कैपेसिटेंस जो होता है इसको हम क्या लिखेंगे, आवेश बटा वोल्टेज। ठीक, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट। इसको हम किसमें व्यक्त करेंगे, कूलाम प्रति वोल्ट में व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक फैराड बोलते हैं। तो फैराड जो है वो इसकी कौन सी इकाई है, तो एसआई मात्रक है। तो एसआई इकाई क्या होती है, फैराड होती है। और यदि बोलेगा कूलम्ब किसी प्रति वोल्ट किसकी इकाई है, तो भी धारिता की इकाई है। ये व्युत्क्रम मात्रक है और ये एसआई मात्रक होता है। तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम किसमें व्यक्त करते हैं, फैराड में व्यक्त करते हैं। तो फैराड जो है ये एक बड़ी इकाई है, तो इसलिए इसका कैपेसिटेंस हम किसमें लेते हैं, माइक्रो फैराड में, पिको फैराड में, नैनो फैराड में। तो नैनो फैराड होता है, पिको फैराड होता है। माइक्रो मतलब 10 की घात -6 फैराड, नैनो यानी 10 की घात -9 फैराड, पिको यानी 10 की घात -12 फैराड। ठीक। तो जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है एक नियतांक है, वो इन दोनों के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक। यदि बोलेगा सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता घट जाएगी क्या, तो धारिता नहीं घटेगी। ठीक है। धारिता क्या है, एक नियतांक है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आवेश भी बढ़ जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएंगे, आवेश बढ़ जाएंगे। इसका मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा। आगे बात समझ में। तो इसके धारिता को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो इसकी धारिता को परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य प्रति इकाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कितने आवेशों को यह संचित करेगा। यदि कोई कैपेसिटर 1 कूलम्ब का आवेश संचित करता है और उसकी प्लेट के मध्य 1 वोल्ट मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 फैराड। यदि कोई कैपेसिटर 10 कूलम्ब का आवेश संचित करता है और 1 वोल्ट उसकी प्लेटों के मध्य मिलता है तो क्या बोलते हैं, तो प्रति इकाई वोल्टेज के लिए जो जितने ज्यादा आवेश को संचित करेगा उतनी ज्यादा उसकी धारिता रहेगी। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर में आवेश संचित होते हैं कहां पर होते हैं, तो परावैद्युत माध्यम। तो ये जो परावैद्युत माध्यम होता है, इस माध्यम में जो आवेश है वो संचित होते हैं, है ना, प्लेटों पे नहीं होते हैं। पूछेगा कहाँ पे होते हैं, प्लेटों में, परावैद्युत माध्यम में। तो हम क्या बोलेंगे कि परावैद्युत माध्यम में संचित होते हैं। किसके कारण होते हैं, स्थिर वैद्युतीय तनाव के कारण संचित होते हैं। ठीक। अब जो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो ये जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र है।
तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होता है? तो यहाँ पे देखेंगे, यदि बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है और कुछ परावैद्युत माध्यम के बारे में नहीं बताया है, तो परावैद्युत माध्यम यहाँ पे क्या होगा? वायु। तो परावैद्युत माध्यम जो है वो यहाँ पे क्या रहता है? वायु रहता है। तो यहाँ पे इसकी धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। तो यहाँ पे जो धारिता है वो इतने फैराड होती है। तो धारिता किस पे निर्भर करती है? माध्यम की विद्युतशीलता पे निर्भर करती है कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या है ना। दूसरा ए क्या है? तो ये जो चालक प्लेट प्रयोग में लाए हैं, इस चालक प्लेट का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो मीटर वर्ग में रखेंगे इसको, वर्ग मीटर पे, ठीक है। तो ये चालक प्लेट का क्षेत्रफल। डी क्या है? दोनों चालक प्लेटों के मध्य की दूरी। तो ऐसे ये दो चालक प्लेट होंगी तो इन दोनों के मध्य की क्या हो जाएगी? वो दूरी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यदि बोलेगा कि धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो परावैद्युतांक है ना, इसको परावैद्युतांक भी बोलते हैं, निरपेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता को। तो रिलेटिव परमिटिविटी के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता जो है प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता जो है प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगी, पास पास लाओगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यदि बोलता है कि इसके अंदर वायु के स्थान पे यदि हम माइका रख देंगे, अभ्रक रख देंगे तो क्या होगा? तो हम देखते हैं कि माइका जो होता है, अभ्रक जो होता है, इसकी जो परमिटिविटी होती है वो 4 से 6 होती है, जबकि वायु की कितनी होती है? 4 से 8 होती है ना। तो जबकि वायु की कितनी होती है? 1 होती है। तो यदि ज्यादा परमिटिविटी का माध्यम होगा तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यदि वायु के स्थान पे माइका रखेंगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। या बोलेगा कि इसके बीच में एक धात्विक पट्टिका रख देते हैं, तो ये पट्टिका क्या है? धात्विक पट्टिका है। आई बात समझ? तो मान लो इस प्रकार से आपकी ये दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी है डी, और इसके बीच में एक धातु की पट्टी रख दी है। तो अब इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा? तो इसकी धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो धातु की पट्टिका रखी गई है इसकी कुछ मोटाई होगी, तो कितनी मोटाई है उसकी? टी मोटाई है। तो यहाँ पे डी माइनस क्या लिखेंगे? टी। क्या लिख देंगे? डी माइनस टी। तो इस डी में से टी को माइनस कर देंगे तो इतना वायु संधारित्र होगा, प्लस धात्विक पट्टिका की मोटाई कितनी है? टी, और उसकी परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर वन मान लो इसको। तो इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर वन है, तो इसकी क्या होगी? धारिता होगी। तो अब इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी पहले से कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में हम किसको रखते हैं? धात्विक पट्टिका को रखते हैं, तो उसकी धारिता क्या होती है? वहां पे बढ़ जाती है। समझ में आया? तो उसकी धारिता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्लियर है इतना सबको? यदि बोलेगा कि जो परावैद्युतांक है उसको पूरा हटा लेते हैं और पूरा हटा के पूरे में धातु को भर देते हैं, तो क्या होगा? दोनों प्लेटें शॉर्ट हो जाएंगी, तो फिर उसकी धारिता क्या होगी? घट जाएगी। आई बात समझ में? अब यहां पर जैसे देखेंगे, एक होता है गैंग संधारित्र होता है, गैंग कैपेसिटर बोलते हैं। तो गैंग कैपेसिटर जो है ये कैसा कैपेसिटर होता है? वेरिएबल कैपेसिटर पढ़े थे, याद है? तो गैंग कैपेसिटर कैसा कैपेसिटर होता है? ये वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ पे होता है। तो ऐसा वेरिएबल कैपेसिटर है। तो इसमें ये होती है एक स्थिर प्लेट होती है, एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, और दूसरी क्या होती है? चल प्लेट यानी कि मूवेबल प्लेट होती है। ठीक। तो यदि बोलेगा कि ये जो है ये कैसा है? संधारित्र है। तो ये वेरिएबल यानी परिवर्ती संधारित्र है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो रेडियो वगैरह का ट्यून सर्किट होता है, तो ट्यून्ड परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्यून्ड परिपथ में ये किसको चेंज करता है? धारिता को, और धारिता को चेंज करके किसको चेंज करता है? अनुनादी आवृत्ति को चेंज करता है। ठीक है। धारिता को चेंज करके किसको चेंज करता है? ये अनुनादी आवृत्ति को चेंज करता है। ठीक।
अब ये जो संधारित्र होता है इसकी धारिता कितनी होती है बोलेगा, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी n-1, और जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का सूत्र है। अब चूंकि ये वायु संधारित्र होता है, ये कैसा संधारित्र होता है, वायु संधारित्र होता है, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या रखेंगे 1, तो इसको यहां से हटा देंगे तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक, तो n-1, n का मतलब क्या है, प्लेट की संख्या, तो प्लेट की संख्या, तो इसमें कितने संधारित्र बनेंगे, तो संधारित्र की संख्या क्या होगी, प्लेट की संख्या से एक कम, n-1 क्या होगा, संधारित्र की संख्या, तो इसमें कितने संधारित्र बनेंगे, प्लेट की संख्या से एक कम संधारित्र बनेगा। तो यदि हम देखेंगे 9 प्लेट हैं तो कितने संधारित्र बनेंगे, यहाँ पे 8 संधारित्र बनेंगे, तो 8 संधारित्र और एक संधारित्र की धारिता से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, 8 संधारित्र की कुल धारिता आ जाएगी वहां पे। आ गई बात समझ में। दूसरा यदि बोलता है कि आइसोलेटेड यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, तो मैंने बताया था कि विगलित गोले की धारिता, तो विगलित गोला मतलब क्या होता है, ऐसा गोला जो स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ है, जैसे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है ना, तो वैसे ही यदि कोई धात्विक गोला ले लेंगे जो स्वतंत्र अवस्था में लटका है जिसकी त्रिज्या r है, और इस गोले को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं q कूलम्ब का, तो दूसरी चालक प्लेट क्या हो जाती है, हमारी पृथ्वी हो जाती है, और इन दोनों के बीच का माध्यम क्या हो जाता है, यहाँ पे वायु हो जाता है, जिसकी परमिटिविटी क्या होती है 1। तो ये विगलित गोला हो गया है ना, स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ एक गोला। तो इसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू रेडियस। तो r क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, तो इतना फैरेड इसका क्या होता है, कैपेसिटेंस। अब चूंकि माध्यम वायु है, तो माध्यम वायु है इसलिए इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू r, है ना, एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया। तो ये विगलित गोले की धारिता का एक सूत्र होता है। तो विगलित गोले की धारिता किस पर निर्भर करती है, गोले की त्रिज्या पे। गोले की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और इसी सूत्र से यदि बोलेगा कि पृथ्वी की लंबाई त्रिज्या इतनी है और उसकी धारिता कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है यदि वो 6400 किलोमीटर है तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो त्रिज्या यहाँ रख देंगे, इसका मान बताया था 8.854 10⁻⁻12। तो इसको हल करेंगे तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है तो इसकी धारिता कितनी आती है, तो 711 माइक्रोफैरड आती है। ठीक है, तो यदि बोलता है 6400 किलोमीटर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, तो उसकी धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रोफैरड होती है, क्योंकि हमारी धरती कैसी क्या है, एक विगलित गोला है। आई बात समझ में। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे जो धारिता श्रेणी क्रम में, यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, तो धारिता श्रेणी क्रम में देखेंगे तो जैसे कि एक संधारित्र की धारिता, दूसरे की धारिता, तीसरे की धारिता, तो इनको हमने एक के बाद एक लगातार ऐसे जोड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और जोड़ करके हम इसको क्या देंगे, विभवांतर। तो जब इसको हम विभवांतर देंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होंगे, आवेश। तो जैसे हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो ठीक उसी तरह से श्रेणी क्रम में आवेशों का मान भी समान होता है। तो यदि यहां से 10 कूलम्ब का आवेश निकलेगा तो सभी में 10 कूलम्ब का ही आवेश जाएगा, और वापस स्रोत में भी 10 कूलम्ब का आएगा। तो स्रोत से जितने आवेश निकलते हैं वापस उतने पहुंचते भी हैं उतने। ठीक है, तो जब आवेश यहां से निकलेंगे तो यहाँ पे ये वाली प्लेट धन से जुड़ी है तो इस पे धन आवेश आ जाएंगे, ये वाली प्लेट ऋण की तरफ है तो इसमें ऋण आवेश आ जाएंगे।
तो इस प्रकार से ये जो संधारित्र है ये क्या करेगा, आवेशों को संचित कर लेगा। तो जब ये आवेशों को संचित करेगा तो हमने पता है कि जब भी संधारित्र आवेशों को संचित करेगा तो इसकी प्लेटों के मध्य क्या मिलेगा, आपको विभवांतर मिलेगा। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है, ठीक है, वो आपको कब मिलता है, जब संधारित्र आवेशों को संचित करता है। ठीक है, तो हमने अभी सूत्र लिखे थे ना यहाँ पे कि संधारित्र में जो आवेश हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, वोल्टेज के। तो जितना ज्यादा आवेश होंगे उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C। ये सूत्र आपको याद रखना है। आवेश बराबर क्या होता है, धारिता गुणित वोल्टेज होती है। तो आवेश बराबर धारिता गुणित वोल्टेज होती है। ठीक है, तो यदि आपको बोला जाए कि इन वोल्ट की गणना करो, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो हम लिखेंगे कि V बराबर क्या लिखोगे, Q बटा C। तो ये कुल वोल्टेज हो जाएगी, ये कुल आवेश हो जाएंगे, और इस परिपथ की ये समतुल्य या कुल धारिता हो जाएगी। यदि हमको V1 निकालना है तो आवेश कैसे होते हैं, समान, तो C1 रख देंगे। V2 आवेश कैसे होते हैं, समान, तो Q माने है ना, Q बटा C2 रख देंगे। आवेश कैसे होते हैं, समान, Q बटा, तो आवेशों का मान क्या होता है यहाँ पे, समान। ठीक, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होती है, जुड़ती है। तो ये जो सभी वोल्टेज ये अपने पास में ड्रॉप कर रहे हैं, इन वोल्टेज का योगफल किसके बराबर होगा, स्रोत वोल्टेज के। तो ये क्या है, Q बटा C, ये क्या है, Q बटा C1, Q बटा C2 और Q बटा C3। तो यहां से Q को कॉमन लेके काट देंगे तो 1 बटा C बराबर क्या आएगा, 1 बटा C1, 1 बटा C2, 1 बटा C3। तो यदि श्रेणी क्रम में हम धारिता निकालेंगे तो समतुल्य धारिता इस सूत्र से आपको निकालनी पड़ेगी। तो जैसे समांतर में प्रतिरोध निकालते हैं वैसे ही श्रेणी में धारिता निकालते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो श्रेणी क्रम में किसका मान समान होगा, आवेशों का मान समान। प्रत्येक संधारित्र में वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। तो कौन सा संधारित्र ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिसकी धारिता सबसे कम होगी। तो मान लो इसकी धारिता सबसे कम है तो इसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी। तो जब इसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज होगी तो इसका जो परावैद्युत है इस ज्यादा वोल्टेज के कारण पंचर हो सकता है ना, और संधारित्र आपका फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा संधारित्र जल्दी खराब हो सकता है, जिसकी धारिता कम है। किसमें वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगी, जिसकी धारिता कम है। ठीक, तो इस तरह से संधारित्र की समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो श्रेणी में समधारित्र की समतुल्य धारिता या परिपथ की समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य धारिता होती है यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, इसका मान यहाँ पे घट जाता है। बात समझ में आ गई। तो संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या होती है, घटती है। ठीक है, अब यहां पे कितनी घट जाएगी, तो इसमें जो सबसे छोटा संधारित्र होगा उसकी धारिता से भी, यदि ये 10 माइक्रोफैरड है, ये 20 माइक्रोफैरड है और ये 30 माइक्रोफैरड है, तो इस परिपथ की समतुल्य धारिता 10 माइक्रोफैरड से भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो धारिता को कैसे निकालेंगे, समझ में आया। तो क्या लिखोगे, 1/10, 1/20 और क्या लिखोगे, 1/30। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 60, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 2, 6 3 2 9 11/60 आ जाएगा। ठीक, तो ये किसका मान है, 1/C का मान। तो C का मान क्या आएगा, 60/11 आ जाएगा। यदि माइक्रोफैरड है तो माइक्रोफैरड लिख देंगे, फैरड है तो फैरड, और हल करना है तो भाग दे दो 60 को 11 से। ठीक है, तो 5 दशमलव कुछ आ जाएगा। आगे बात सुनिए। तो श्रेणी क्रम में क्या क्या याद रखना है, आवेश का मान, जिसकी धारिता सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, और समतुल्य धारिता क्या होती है, कितनी कम हो जाती है, सबसे छोटे से भी कम हो जाती है। ठीक,
और बाकी जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं कॉपी में उसको आप देख लेना, है ना। अब समांतर में कैसी होती है, तो धारिता समांतर क्रम में, तो धारिता जो है समांतर क्रम में कैसी होती है, तो जैसे कि एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, इन सभी को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है और इसको हमने यहाँ पे वोल्टेज दे दी है, ये C1 है, C2 है, C3 है ना, और इसको V वोल्ट दे दिया। तो हमने प्रतिरोध के परिपथ में क्या पढ़ा था, समांतर में किसका मान समान होता है, तो सब जगह रहेगा। समांतर में कोई भी उपकरण लगाओ, चाहे आप प्रतिरोध लगाओ, चाहे संधारित्र लगाओ, चाहे फैन लगाओ, कूलर लगाओ, कुछ भी लगाओ, वोल्टेज का मान हमेशा क्या रहेगा। तो यहां भी प्रत्येक संधारित्र में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। दूसरा, इन सभी संधारित्र में क्या प्रवाहित होंगे, आवेश। तो प्रत्येक संधारित्र में जो आवेश प्रवाहित होगा वो यहीं से जाएगा, तो यहां से जाने वाला कुल आवेश इन सभी आवेशों का योगफल होगा। अब यदि हमको आवेश निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, Q = CV से। तो ये कुल आवेश क्या होगा, कुल धारिता और कुल वोल्टेज। यदि बोलेगा इस परिपथ का कुल आवेश, तो परिपथ की कुल धारिता और परिपथ की कुल वोल्टेज का गुणनफल होगा। यदि इस शाखा में कितना आवेश है तो क्या हो जाएगा, C1V, वोल्टेज समान है सब में। Q2 क्या हो जाएगा, C2V, और Q3 क्या हो जाएगा, C3V। तो हम देखेंगे कि आवेश क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, देखो आवेश जुड़ रहे हैं। तो Q बराबर होगा CV, ये होगा C1V, C2V और C3V। क्या कॉमन दिखता है सब में, V। तो C बराबर क्या होगा, C1, C2, C3। तो समांतर में समतुल्य धारिता क्या होती है, सीधे जुड़ जाती है, ठीक है। तो यदि ये 10 माइक्रोफैरड है, ये 20 माइक्रोफैरड है और ये 30 माइक्रोफैरड है, तो 10, 20, 30 कितना हो जाएगा, 60। तो इसकी जो समतुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो समझ में आया। तो समांतर में समतुल्य धारिता क्या होती है, जुड़ जाती है। तो याद रहेगा, समांतर में समतुल्य धारिता जो है वो जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो समांतर में क्या क्या रखोगे, वोल्टेज समान, धारिता अलग अलग होगी, सॉरी आवेश अलग अलग होंगे, और कुल आवेश क्या होते हैं, सभी का योगफल होते हैं। गणना करने के लिए सूत्र है आपके पास में, ठीक है। आवेश जुड़ते हैं और धारिता भी क्या होती है, जुड़ती है, और धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब हमको बोलेगा कि धारिता बढ़ानी है तो कैसे जोड़ोगे, समांतर में, और धारिता घटानी है तो श्रेणी में जोड़ोगे, है ना। तो इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हुए हैं ना, तो आप देखिएगा कॉपी में अपने, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो संधारित्र है का वोल्ट, एम्पियर, अभिलक्षण। तो संधारित्र जो होता है इसमें हम क्या लिखते हैं, Q = क्या होता है, CV, या इसको लिखते हैं dQ/dt = होता है C/dV/dt। और ये क्या हो गया, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। तो ये क्या है, आवेशन धारा कहलाती है। तो आवेशन धारा यानी कैपेसिटर को चार्ज करने वाली धारा, चार्जिंग करंट, ठीक है। कैपेसिटर को आवेशित करने वाली धारा, आवेशन करंट। तो जो ये सूत्र हमको क्या बता रहा है कि कैपेसिटर में जो धारा प्रवाहित होती है वो कब प्रवाहित होती है, जब कैपेसिटर की प्लेट पर वोल्टेज जो है वो परिवर्तित होती है। तो जब तक कैपेसिटर की प्लेट पर वोल्टेज परिवर्तित होगी तब तक उसमें धारा प्रवाहित होगी, और जब वोल्टेज परिवर्तित होना बंद हो जाएगी तो धारा भी क्या होगी, वहां पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि कोई संधारित्र होता है और ये कैसा है, अनावेशित संधारित्र है,
और जैसे ही इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे, तो यहाँ पे शुरू में धारा क्या होगी, तेजी से प्रवाहित होगी और ये आवेशित होना प्रारंभ हो जाएगा, इसकी प्लेटों के मध्य वोल्टेज बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में धारा का मान क्या है, उच्च है, तो हम क्या बोलेंगे, एक अनावेशित संधारित्र जो होता है वो डीसी सप्लाई में कैसे व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट के समान, क्योंकि प्रारंभ में धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, तो दोनों का विभवांतर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, विभव समान हो गया, विभवांतर 0 हो गया। तो अब यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये क्या हो चुका है, फुल चार्ज हो चुका है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे कि ये कैसा व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, तो एक अनावेशित संधारित्र डीसी सप्लाई में कैसा व्यवहार करता है, अनावेशित, अनावेशित यानी अनचार्ज कैपेसिटर डीसी सप्लाई में कैसे व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट के समान। शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, 0, तो उस समय उसका प्रतिरोध लगभग कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और एक पूर्ण आवेशित संधारित्र यानी फुल चार्ज कैपेसिटर डीसी सप्लाई में कैसे व्यवहार करता है, ओपन सर्किट के समान। ठीक है, और ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, 0, अनंत, तो उसका भी प्रतिरोध क्या होगा, अनंत, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो संधारित्र जो होता है ये किसके परिवर्तन का विरोध करता है, तो संधारित्र जो होता है वो वोल्टेज के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अपनी प्लेट पर वोल्टेज को तुरंत बढ़ने नहीं देता है। संधारित्र की प्लेट पर जब हम वोल्टेज उसको देते हैं तो संधारित्र की प्लेट पर जो वोल्टेज है वो तुरंत 10 वोल्ट तक नहीं बढ़ती है, उसकी प्लेट पर जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ती है और फिर पूरी वोल्टेज पहुंचने में इतना समय उसको, तो संधारित्र क्या करता है, वोल्टेज को तुरंत बढ़ने नहीं देता है, वोल्टेज के परिवर्तन का क्या करता है, वो विरोध करता है। तो संधारित्र की प्लेट पर वोल्टेज कैसे बढ़ती है, चरघातांकी रूप से बढ़ती है। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेट पर वोल्टेज कैसे बढ़ती है, चरघातांकी रूप से वोल्टेज बढ़ती है। आई बात समझ में? तो ये इसके वोल्ट एम्पियर अभिलक्षण में 3-4 बिंदु हैं, वो आपको यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे जो संधारित्र होता है इसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो संधारित्र के परीक्षण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस संधारित्र को हम किससे जोड़ देंगे, यहाँ पे ओम मीटर से जोड़ देंगे। तो ऐसा ओम मीटर में 0 और अनंत ओम ऐसा लिखा होता है और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये ओम मीटर है। तो संधारित्र के परीक्षण के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करेंगे और पहले संधारित्र को डिस्चार्ज कर लेंगे, उसके दोनों वायर को शॉर्ट कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में ओम मीटर से इसको जोड़ेंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो प्रारंभ में क्या दर्शाना चाहिए, ये 0, और कुछ सेकंड के पश्चात, कुछ सेकंड में क्या शो करना चाहिए, अनंत ओम। तो प्रारंभ में 0 और कुछ सेकंड में अनंत, इसका मतलब कि संधारित्र क्या है आपका, सही है। ठीक है, यदि प्रारंभ में 0 और कुछ सेकंड के बाद भी 0, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट हो गया, संधारित्र में शॉर्ट सर्किट हो गया है। यदि प्रारंभ में 0 और फिर कुछ किलो ओम दर्शा रहा है, जैसे 10 किलो ओम, 15 किलो ओम, 20 किलो ओम ऐसे दर्शा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लीकेज है। ठीक है, तो इस तरह से संधारित्र के परीक्षण से हमको जो उसका रिजल्ट आता है उससे पता चल जाता है कि संधारित्र खराब है या सही है। ठीक, दूसरा, संधारित्र क्या करता है, ऊर्जा को संचित करता है। तो संधारित्र में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा। तो संधारित्र विद्युत ऊर्जा को कहां पे संचित करता है, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत माध्यम। तो कितनी विद्युत ऊर्जा संचित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। तो संधारित्र कितनी विद्युत ऊर्जा संचित करता है, हाफ CV²। तो इतने जूल की ऊर्जा को संचित करता है। सी का मान आपको किस में रखना है, फैरेड में, यदि माइक्रो में है तो फैरेड में बदलना पड़ेगा। वी का मान आपको किस में रखना है, यहाँ पे वोल्ट में। ठीक है, अब यदि हम देखेंगे कि C = क्या होता है, Q/V, तो इस C के स्थान पे यदि Q/V रख देंगे तो एक V कट जाएगा,
तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू होता है हाफ Q इंटू वी, है ना, ऐसे भी लिख सकता है इसको। या दूसरा देखेंगे कि V इज इक्वल टू क्या होता है Q बटा C, तो इस सूत्र में V का मान रख दोगे तो Q स्क्वायर और एक C कट जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर होगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो इस सूत्र को हम इन दोनों के समान भी लिख सकते हैं। तो C का मान फैराड में, V का मान वोल्ट में और Q का मान किस में रखना है आपको, कूलम में ही रखना है। आई बात समझ में? तो ये आपका संधारित्र है। तो संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र का परीक्षण हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अब आरसी श्रेणी परिपथ में, इसमें भी न्यूमेरिकल कराया है ना, उसको करना है आपको। समय नियतांक, समय नियतांक को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो ये बताता है कि यदि किसी संधारित्र को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से ये संधारित्र है और इस संधारित्र को आरसी श्रेणी परिपथ हो गया, ये स्विच हो गया, ये वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आवेश तेजी से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो शुरू में जो आवेश है या चार्जिंग करंट है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये वाला अक्ष बता रहा है कि संधारित्र की प्लेट पर वोल्टेज कैसे बढ़ती है और ये बता रहा है कि कितने समय में बढ़ती है, ठीक है। तो संधारित्र की प्लेट पर जो वोल्टेज है वो अधिकतम कितनी पहुंच सकती है, जितनी स्रोत वोल्टेज, तो अधिकतम वोल्टेज इतनी पहुंच सकती है, इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे तो संधारित्र की प्लेट पर शुरू में वोल्टेज तेजी से बढ़ती है और फिर वोल्टेज के बढ़ने की दर क्या होती है, ऐसे घट जाती है और धीरे 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 वो अपने उच्चतम मान तक ऐसा पहुंचती है। और जब उच्चतम मान पे पहुंच जाती है तो वो क्या होती है, यहाँ पे नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मान कैसा होता है, नियत हो जाता है, स्टडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाएगी। तो संधारित्र को जब हम सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई, तो उसकी प्लेट पर वोल्टेज कैसे बढ़ रही है, तो चर घातांकी रूप से बढ़ रही है। कैसे बढ़ती है, चर घातांकी, यानी एक्सपोनेंशियली बोलते हैं इसको, चर घातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली ये बढ़ती है। तो जब ये वोल्टेज बढ़ रही है तो इस समय संधारित्र की जो प्लेट है उस पर इस अधिकतम वोल्टेज का 0.632 गुना वोल्टेज बढ़ने में जो समय लगता है, ये समय किसके बराबर होता है, परिपथ के टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। कि संधारित्र की प्लेट पर जब वोल्टेज वास्तव में बढ़ रही होती है तो उस समय वोल्टेज को उसके अधिकतम मान का 0.632 गुना तक बढ़ने में जो समय लगता है, ये समय इस परिपथ का क्या कहलाता है, तो इस परिपथ के टाइम कांस्टेंट को हम लैम्डा से दर्शा रहे हैं और इसका सूत्र क्या होता है और इसकी इकाई क्या होती है। तो यदि बोलेगा कि इस परिपथ के टाइम कांस्टेंट की गणना करो तो आपको इसका मान पता होना चाहिए। जैसे इसका मान है 10 माइक्रोफैरड और इसका मान है यहाँ पे 10 किलो ओम, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का मान रखोगे फैरड में, तो 10 माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6 और इसका मान रखोगे ओम में तो 10 की घात 3 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 10 1 2 और ये कितना हो जाएगा 5, 10 की घात क्या होगा 5, तो 10 की घात -6 और 10 की घात क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 की घात -1 यानी कि 0.1 सेकंड आएगा। पास में, तो इस परिपथ का समय नियतांक कितना आ जाएगा, 0.1 सेकंड आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ गुणा करना है, धारिता को रखना है फैरड में, यदि माइक्रो में है तो फैरड में बदलोगे उसको, और प्रतिरोध को किसमें रखना है, ओम में, यदि किलो में या मेगा में दिया है तो उसको ओम में रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से उसको हल कर लेंगे।
आगे बात सुनिए। तो इस तरह से ये कैपेसिटर में आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं मैग्नेट के बारे में।